नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप सब प्रसन्न होंगे। ईश्वर की अभूतपूर्व कृपाएं आप पर वर्षा कर रही होंगी, संतानें आज्ञा में होगी और घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर आपको सुखी रखे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग मेरे साथ सब्सक्राइबर के रूप में हैं या नहीं हैं, जग का कल्याण हो। जग के कल्याण में ही हमारा कल्याण है, हम सब का कल्याण है। ईश्वर की कृपाएं सब पर बरसती रहें। आज मैं केवल ज्योतिष पर चर्चा कर रहा हूँ, 4 योगों को ले रहा हूँ। अपनी कुंडलियों में से मिला लेना। अगर इसमें कुछ अच्छा लगे आपको तो इसे ज्योतिष का अंग समझकर याद रखना। मेरे प्यारे बंधुओं, इन तीनों चारों योगों का मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ, लेकिन बार बार बात करता रहता हूँ ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगे। क्योंकि कुछ योग जिनको हम बड़ी ही एक अजीब दृष्टि से देखते हैं कि ये 6ठे में है, क्या होगा, ये 8वें में है, कमज़ोर होगा, 12वें में है, खर्चा करवाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगा। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसा लगता है कि जिनको हम बहुत अच्छा योग समझ रहे होते हैं वो हमारी फेवर नहीं कर रहे होते, लेकिन जिन्हें हम वैसे ही देख लेते हैं कि नहीं 6ठे में है, 8वें में है। ये मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो तीसरे घर को महत्व भी नहीं देते, दूसरे घर को महत्व कम देते हैं, 11वें घर के 12वें घर को महत्व कम देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग विदेशों की यात्राएं करते हैं या वहाँ जाकर वो सेटल हो गए, उनके 12वें घर में ही कोई ना कोई शक्ति घुसी हुई थी। आउट गोइंग का जो हुआ, किसी चीज़ की निकासी को देखना हो तो आपको 12वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर जो है वो बुद्धि से रिलेट करता है, वो ज्ञान से रिलेट करता है, वो रिलेट करता है। मैं बताता रहता हूँ ना अक्सर आपको, जितने भी राइटर्स, महापुरुष, विद्वान लोगों की कुंडलियाँ देखने का मौका मिला, उनका 5वां घर ग्रहों से लदा हुआ था। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की दिया करता हूँ, जिनका धनु लगन, मीन लगन और 5वें घर में आकर महाराज बृहस्पति उच्च के हो गए। ना वो वक्री थे, ना वो अस्त थे, 19 डिग्रियों पर थे, जिन्होंने उनको ऐसा कवि बनाया जिन्होंने नेशनल एंथम तक भी लिखा, गीतांजलि लिखी, जिसको विश्व से प्राइजेस मिले। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज सीधा 12वें घर पर आता हूँ। रोज़ कुंडलियाँ देखने का मौका मिलता है, रोज़ देखते हैं, अच्छा लगता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि उम्र चाहे जितनी मर्जी बढ़ती जाए, हर नया दिन हमें ज्ञान दे सकता है। हमारे अंदर ज्ञान लेने की तमन्ना और इच्छा होनी चाहिए। कल मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नृत्य करते हुए देखा जिसकी उम्र 65 से ऊपर थी, यानी कि रागों पर नृत्य। और मैं समझ गया कि उम्र की गिनती केवल एक आंकड़ा है। व्यक्ति अपने स्वभाव से कुछ बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। जिनकी कुछ करने की इच्छा है वो कर जाते हैं, ना करने वाला ना करे, सोया रहे, क्या हो सकता। मैं आपसे द्वादश भाव की बात कर रहा हूँ। द्वादश भाव में अगर महाराज शुक्र बैठे हुए हो, द्वादश भाव में अगर महाराज शुक्र बैठे हो, यूं समझिए कि मीन के तो उच्च के हो गए, लेकिन मीन के उच्च को मैं समझता हूं कि हैं तो मीन राशि में उच्च के, लेकिन बैठे अपने शत्रु बृहस्पति के घर में है, लेकिन देते बहुत कुछ है। उच्च का ग्रह फिर भी उच्च का ही ग्रह होता है। अगर ये कहीं वृष राशि में या तुला राशि में द्वादश भाव में चले जाएं तो शुक्र योग लग जाता है। शुक्र योग तो वैसे भी लगता है अगर 12वें में चला जाए, किसी भी राशि के अंदर हो।
लेकिन अगर जो कि मंगल की राशि में हो, मेष में आ जाए, मेष में आ जाए तो अगली राशि इसकी अपनी हो जाती है वृष, तो अपनी राशि का आकांक्षी हो गया ना, तो भी ताकत देता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करेंगे, यात्राएं ही नहीं, सेटल भी हो सकते हैं वहाँ जाकर, और वहाँ जाकर धर्म और ऐश्वर्य के स्वामी भी बन सकते हैं, को बहुत धन मिल सकता है, अच्छा काम करेंगे। बहुत सी कुंडलियाँ, जो बच्चे पैदा तो भारत में ही हुए लेकिन विदेश चले गए, कई बार उनके माता पिता मिलने वाले आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ, द्वादश भाव को पकड़ता हूँ। द्वादश भाव में अगर केतु बैठा हो, व्यक्ति हवाई यात्राएं ज़रूर करेगा। चंद्रमा द्वादश में बैठा हो तो व्यक्ति 7 समुद्र पार की यात्राएं करेगा। अगर द्वादश भाव में शुक्र बैठा हो, विदेश भी जा सकता है और वहाँ जाकर सेटल भी हो सकता है और अति धनवान होगा। ऐसे लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, देखो इंसान अपनी इच्छाओं के बल पर ही बनता है। जिसके अंदर इच्छा ही कोई नहीं, वो बनेगा क्या? नहीं बन सकता। तो याद रखना, द्वादश भाव का अपना एक बड़ा भारी महत्व है। अगर इसमें शुक्र बैठा हो तो, अन्यथा नहीं। अन्यथा की बात अब मैं अन्यथा से ही करूँगा। द्वादश में मंगल बैठ जाए तो क्या करता है वो, उसकी चर्चा मैं अपने किसी और वीडियो में करूँगा। मंगल बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, ये बैठा हो, कई बार हमने द्वादश के अंदर गजकेसरी योग बनते भी देखे, लेकिन जिनके परिणाम बहुत सुखद नहीं आ पाए, क्योंकि बृहस्पति केंद्रों के अंदर ही जाकर अपनी शक्ति को पकड़ते हैं, और यही हाल स्थित चंद्रमा का भी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आगे चलता हूँ। अक्सर हम छठे घर को निगलेक्ट करते हैं। क्या है जी, छठा घर है, छठा शत्रु का होता है, बीमारियों का होता है, रोगों का होता है। मैं माना, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करी, मिलने का मौका मिला, जिसके छठे घर में शनि, चंद्रमा, केतु बैठे हुए थे। उसको छोटी उम्र में ही ऐसे रोग लगे जिनके निदान बड़े मुश्किल थे। वो है, संसार में है, ठीक है, अपना ही इज अंडर एजुकेशंस, तो लेकिन रोग लग गया ना छोटी उम्र के अंदर। शनि ये ज़्यादातर व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव डालता है, मानसिक तौर पर उसे विकृत करने की कोशिश करता है शनि, अगर अकेला बैठा हुआ हो। भले ही अपने घर का हो, अगर अपने घर का होकर के वक्री हो जाए तो समझ लो कि इसकी मानसिक जो स्थिति है किसी समय भी लड़खड़ा सकती है। शनि के साथ केतु बैठ जाए तो शनि की पावर को इनकरेज कर देगा, बढ़ा देगा। केतु का तो स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो ग्रह जिस भी स्थिति में होगा उस स्थिति को ही मजबूत कर देगा। अगर वो साथ वाला ग्रह मजबूत है, उच्च का है, तो उसे और उच्च कर देगा, अगर नीच का है तो उसे और नीच कर देगा। ये केतु का स्वभाव है। छठे घर में सपोज करो, छठा घर मेष राशि लगाओ, छठे घर में मेष राशि है और मंगल बैठ गया, तो इसको कहते हैं हर्ष योग। हर्ष योग लग गया। ऐसा व्यक्ति शत्रु रहित होगा, रोग रहित होगा। राशि अपनी होनी चाहिए, मंगल की राशि अपनी हो, मेष हो या वृश्चिक हो। आठवें घर, जिसे पुरातत्व, मृत्यु, ना जाने क्या क्या नाम दे दिए गए, ऐसी बात नहीं है। ये एक और बात को भी इंडिकेट करता है कि अगर आपने किसी का पिछला जन्म देखना हो तो 5वां और 8वां घर देखिए। कई लोग जन्म से ही धनवान घरों में पैदा होते हैं और कई जन्म से ही ऐसे निर्धन घरों में पैदा होते हैं जहाँ से उनको संसाधन तैयार करने पड़ते हैं। कई लोगों को हमने निर्धन घरों में पैदा होते देखा और कहाँ से कहाँ पहुँचे। मैं कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब की कुंडली देख के जीवनी पढ़ रहा था। उनके बारे में लिखा हुआ था, फ्रॉम रॉक कैबिन टू व्हाइट हाउस। वो झोपड़ी से उठता हुआ वो इंसान व्हाइट हाउस तक पहुंचा। आप जानकर हैरान होंगे कि वो अपने जीवन के अंदर 7 बार जो भी काम उन्होंने किया उसमें वो बुरी तरह फेल हुए, लेकिन 8वीं बार या इससे भी ज़्यादा हो सकता है उन्होंने सीधा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुए। और वो पहले व्यक्ति थे जिसे पता था कि मैं विश्व से गुलामी ख़त्म करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए घातक होगी। घातक प्रमाणित भी हुई, लेकिन अपना भाग्य व्यक्ति का कोई ग्रह ऐसा खड़ा होगा जिसने लिंकन साहब को, अब्राहम लिंकन, स्लेवरी का नाशक घोषित किया।
कि विश्व में स्लेवरी, वो कहते थे अगर मैं स्लेव बनना नहीं चाहता, अगर मैं स्लेव बनना नहीं चाहता तो मुझे किसी को स्लेव बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे किसी को गुलाम बनाने का अधिकार भी नहीं है। एंड हेयर बाई स्लेवरी इज बीइंग अबॉलिश्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और हमेशा के लिए स्लेवरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ऐसे प्रतापी पुरुष भी दुनिया के अंदर हुए, उनकी कुंडलियाँ हमारे हाथ में नहीं आई आज। जिस दिन आएंगी पूर्ण चर्चा करूँगा कि ऐसा कौन सा ग्रह था कि जिसने उसके अंदर से भय नाम की नाड़ी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वो मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन लाखों लोगों को नया जीवन दे गए। आगे चलता हूँ। 8वां घर याद रखिएगा, अगर अष्टमेश अष्टम में चला जाए तो ये योग सरल योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति को अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं बृहस्पति अपने घर का होकर, धनु या मीन का होकर 8वें घर में बैठ जाए तो वो आदमी अकस्मात धन को प्राप्त करता है। ये हमारे निजी तजर्बे हैं, जो मैंने पाया, ग्रंथों में देखा कि उनको बहुत धन मिला। एक और बात जो कई पुस्तकों में पढ़ने को मिली कि अगर अष्टम में किसी का बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठ जाए, ये अष्टम के बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मैं, अष्टम के बृहस्पति में अगर अष्टम में बृहस्पति हो, वो आदमी को आप जंगल में बिठा दीजिए अकेला, वो जंगल में मंगल कर देगा। ऐसा स्वभाव उसका होता है। 2 आज के मेरे मुख्य टारगेट थे। मैं आपसे बात करूंगा कि छठे का मालिक छठे में हो, 8वें का मालिक 8वें में हो, छठे का हर्ष योग, 8वें का सरल योग, और द्वादश में अगर द्वादशेश बैठ जाए। मेरे पास एक कुंडली आई थी, एक बच्ची की कुंडली थी, अब वो 33-34 वर्ष की हो गई, हमारे लिए तो बेटियों के समान है। उसके पास इस समय वहाँ पर निजी घर विदेश में, ये उसके प्रयास थे और उसके योग थे जिन्होंने उसको, क्यों, तुला राशि का शुक्र द्वादश में बैठा हुआ है। एक बात मैं आपसे कर देना चाहता हूँ, कभी अजमा के आप भी देखना। ये मैंने तो अजमाया है, हो सकता है मेरा अपना आजमाना गलत हो, क्योंकि मैंने इसको एक ग्रंथ में पढ़ा था, उसके बाद मैंने इसे आजमाना शुरू किया था कि अगर किसी के जन्म समय पर महाराज सूर्य नीच राशि के हों, कुंडली के किसी भाव के अंदर, देखो कितनी उल्टी बात है, उसके जन्मते ही उसके पिता को कुछ लाभ होता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि सूर्य पिता का स्वामी है, आत्मा का स्वामी है, चंद्रमा माता का स्वामी है, मन का स्वामी है, ऐसे ही हर चीज़ को बांटा गया है ज्योतिष के अंदर। मैंने देखा है और पूछता भी रहता हूँ लोगों से कि आपका सूर्य नीच का है कि आपके पिता को आपके जन्म के बाद कोई संपत्ति, नौकरी में कोई उन्नति या कुछ मिला था, तो कुछ ना कुछ बात निकलती है। आप इसको ट्राई करके देखिए, मेरी बात पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए, ट्राई करके देखना कि किसकी कुंडली के अंदर नीच का सूर्य हो, क्या उसके जन्म के समय उसके पिता को कुछ लाभ हुआ था। 14 मिनट के लगभग होने को आ गए। मैं आपसे एक और बात भी कर दूँ, आपको अच्छी लगेगी। अगर 10वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 10th लॉर्ड गोज इन द 8th और 12th, अगर 10वें घर का स्वामी 8वें में या 12वें में चला जाए, दुर्योग लग जाता है, नाम ही दुर्योग है। ऐसे व्यक्ति आपको कृष शरीर के अनैतिक, बुरा योग है, बुरे योग की चर्चा मैं अक्सर कम करता हूं, पर करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति आचार की दृष्टि में, विचार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाता जो अच्छे ग्रहों वाले कर जाते हैं। मुझे आशा है कि छठे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का आपको काफ़ी पता लगा होगा। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, बातें तो ख़त्म होती नहीं, पढ़ा इतना जिंदगी के अंदर, जीवन निकल गया। अगर किसी के 10वें भाव के अंदर, याद रखिएगा,
मैं कल ही एक से मिला, कल। दशम भाव में सूर्य कहीं बैठ जाए, वो आदमी को प्रतापी बनाएगा ही बनाएगा। अब देखना ये है कि अगर तो सूर्य कहीं मित्र क्षेत्र में है तो उसको नेक नामी मिलेगी, अगर सूर्य कहीं गलत राशि में चला जाए, शनि के घर में या किसी ऐसे घर में, तो तटस्थता देगा या नेक नामी नहीं देगा, पर नाम देगा। मंगल की ये स्थिति है कि अगर मंगल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में चला जाए, ऐसे लोगों को हमने अक्सर डॉक्टर बनते देखा, सर्जन बनते देखा, गस्टेड रैंक्स पर देखा, एक बारोब इंसान देखा। आशा है कुछ दिन के ब्रेक के बाद आया हूँ आपके पास, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। फिर आपसे जल्दी मुलाकात करता हूँ। वीडियो 17 मिनट का हो गया। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट्स दिया करो, वही हमारा एक भोजन है हमारा। मैं कल्याण की कामना करता हूँ, अपने हर सब्सक्राइबर के कल्याण की, और इसके अतिरिक्त पूरे विश्व के कल्याण की। अगर विश्व का कल्याण होगा तो विश्व का मैं भी एक पार्ट एंड पार्सल हूँ, मेरा भी कल्याण होगा। आशा है प्रभु आप पर पूर्ण कृपा करें, मेरी माँ सरस्वती आप पर और आपकी बुद्धि पर विशेष कृपाएं रखे, आप मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के स्वामी बने। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।